हाँ जी, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज आप सबसे एक प्रार्थना है। हर वो बच्चा जो इस वीडियो को सुन रहा है वो नीचे कमेंट जरूर लिखेगा, भारत माता की जय। क्योंकि जो भी पाकिस्तान में बैठे हुए दरिंदों ने किया है, क्या हम इंतज़ार करेंगे कि हमारे घर पे कोई हो, किसी घर वाले के साथ ऐसा हो? नहीं। तो फिर भारत माता की जय। चलिए, और दूसरी बात, अगर आप कश्मीर जाने वाले हैं या जा रहे हैं तो प्रोग्राम रोकिएगा मत, जरूर जाइएगा, जरूर जरूर जाइएगा। क्योंकि वो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कोई प्रोग्राम कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। चलिए, क्योंकि जब हम अपना प्रोग्राम कैंसिल करते हैं तो वो पाकिस्तान वही तो चाह रहा है, ये मत होने देना। तो जा रहे हो तो जाओ, प्रोग्राम कैंसिल मत करना। मुझे जैसे डेटा में देख रहा हूं कि कई लोगों ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। नहीं, अपने देश के ऊपर विश्वास रखना, अपने रिलेटिव्स को भी यही बताना। चले, तो कमेंट में लिखा होना चाहिए आज भारत माता की जय। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं मोदी जी की स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने बिहार में खड़े होकर यही कहा है कि जिसने भी किया है ये काम, मतलब बहुत सुन के भी फ्रस्ट्रेशन चढ़ती है कि किस तरीके से मारा गया है। तो मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि उनको उनके अंजाम तक तो पहुंचा के रहेंगे, और पहुंचाना भी चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग फेमा के क्वेश्चन तो कर चुके थे। आज हम फेमा से आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आज मैं करने जा रहा हूं जनरल क्लॉज एक्ट, जो हमने कल नहीं किया था। आज हम जनरल क्लॉज एक्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद अकाउंट्स ऑफ द कंपनी करेंगे। मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल गया होगा आपको। चलिए, ठीक है ना। जनरल क्लॉज एक्ट, लेट अस स्टार्ट विद जनरल क्लॉज एक्ट मींस क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि कल हम क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके थे। शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 51, लो जी, क्वेश्चन नंबर 51 51 51 51 51 जनरल क्लॉज एक्ट, लेट अस स्टार्ट। देखो, जनरल क्लॉज एक्ट में ना एग्जामिनर का एक ट्रेंड चेंज सा होता नजर आ रहा है। अब वो ट्रेंड क्या नजर आ रहा है कि अगर उसने पिछली बार का ट्रेंड ही फॉलो किया तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेशन से क्वेश्चन जरूर पूछने वाला है। और डेफिनेशन पे क्वेश्चन पहले तो वो पूछता था जनरल क्लॉज एक्ट में कि बताइए, इसे बता दीजिए, पर उसका जो ट्रेंड अब नजर आ रहा है वो थोड़ा अजीब है। मैं उस ट्रेंड की बात करता हूं, बट फिलहाल नॉर्मल अगर चलता रहा तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बट उसका अगर इस बार का ट्रेंड अगर उसने आगे फॉलो करने की कोशिश की तो वो क्या बनाएगा मैं बताता हूं, वो भी बताता हूं, घबराना मत। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है जी, एम ओड अ लैंड विद 50 tamarind trees. He sold his land and the timber obtained after cutting the 50 trees to N. M wants to know whether the sale of the timber tantamount to sale of the immovable property. Advise him with reference to the provision of the General Clause Act.
क्या मैं कह सकता हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है? ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन है। चलिए, अब मैं आंसर डिस्कस किए बिना सबसे पहले आपको लेटेस्ट ट्रेंड दिखाता हूं कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या दिख रहा है। लेटेस्ट ट्रेंड जो नजर आया है, जो इस बार के क्वेश्चन पेपर में भी नजर आया, वो ये है। ये अभी क्वेश्चन इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी देखा और ये भी देखिए। डिफाइन द टर्म पर्सन्स एज पर द जनरल क्लॉज एक्ट, डिस्कस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज अ पर्सन। एन आइडल मतलब मंदिर, मंदिर की मूर्ति मंदिर। अ पब्लिक बॉडी, अ कंपनी। ठीक है, यानी कि पर्सन के डेफिनेशन पे सवाल पूछ के उसने कहा 3 चीजें बताओ कि ये पर्सन है या नहीं है। बात समझ पा रही हूं? नेक्स्ट पॉइंट। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डॉक्यूमेंट्स एज पर द जनरल क्लॉज एक्ट। फिर उसके बाद डिस्कस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंट। पावर ऑफ अटॉर्नी, चेक। इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर क्या प्रेरणा मिल रही है कहानी से पढ़ के? वो ये मिल रही है कि वो जब डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो डेफिनेशन के साथ में उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस और बना रहा है। तो इसका मतलब है जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो केवल रट्टा मत लगाना, थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करना और किसी भी समरी क्लास से मत पढ़ने की कोशिश करना। समरी क्लास मतलब जहां केवल चार्ट से पढ़ा दिया जाता है, वहां से पढ़ने की कोशिश मत करना। रिवीजन क्लास से भी जनरल क्लॉज मत करना। रिवीजन जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन के लिए जो आपकी रेगुलर क्लासेस रही होंगी उस क्लास को एक बार देख के जाना, सुन के जाना, चाहे 1.5 की स्पीड पे सुन जाओ, क्योंकि वहां डिटेल में बताया गया होगा एक एक शब्द का अर्थ। तो वहां पर इसलिए उन क्लासेस को रेफर करके जाना। हालांकि बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह की डेफिनेशन को इस तरीके से नहीं पूछेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन बताओ या फिर सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन बताओ। इन दोनों डेफिनेशंस को आप आराम से पढ़ सकते हैं, बट उसके अलावा चाहे गुड फेथ की डेफिनेशन हो गई, गवर्नमेंट की डेफिनेशन हो गई, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हो गई, इन डेफिनेशंस को रेगुलर क्लास के अंदर ढंग से करके जाना। ठीक है जी। आगे हमारे पास जितने भी आएंगे मैं सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल कराता जाऊंगा। फिलहाल मेरी इस पे एक क्लास जो है वो मैंने अपलोड कर रखी है आई थिंक यूट्यूब के ऊपर, जो कि डिटेल्ड क्लास है, जिसमें बहुत डिटेल्ड क्लास है, आप एक बार उसे जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम वापस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को मैं शुरू करता हूं। जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखेंगे तो उसी डेफिनेशन पे सवाल है। वो सवाल क्या है कि एम एक लैंड ओन करता है जिसके ऊपर ट्रीज दिए हुए हैं। अब ट्रीज हैं, जिसके अंदर ट्रीज हैं। ही सोल्ड हिज लैंड एंड द टिम्बर कटिंग ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग द 50 ट्रीज टू एन। एम वांट टू नो क्या सेल ऑफ टिम्बर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है। जब मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन करता हूं तो इसके अंदर क्या आता है? लैंड आता है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड मतलब जो भी खेती वगैरह है, फिर थिंग्स विच आर अटैच्ड टू द अर्थ, फॉर एग्जांपल पेड़ वगैरह, और परमानेंट फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ आते हैं। तो इस केस में अब हुआ क्या है, और देखो इसी चीज को ही ना इंस्टीट्यूट ने दोबारा से लिख दिया है, इसी चीज को दोबारा से लिख दिया है। मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में बताता भी हूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में 4 पार्ट दिए हुए हैं, 4 चीजें दी हुई हैं। उसके बाद उन्हीं चीजों को दोबारा लिख दिया गया है, इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से डेफिनेशन बनाई है। अब ये इस तरीके से लेंथ तो मैनेज हो जाएगी, बट दिक्कत यह है कि आजकल वो ये नहीं पूछ रहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करो, वो उसके अंदर सवाल पूछ रहा है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास ना बहुत सारे केसेस के डिसीजन ये इंस्टीट्यूट की बुक में दे रखे हैं, जो कि आप लोगों ने अगर मेरे से क्लास ले रखी है या फिर उम्मीद करता हूँ बाकी सबसे भी कर रखी होगी, तो वहाँ पे भी दे रखा होगा। बहुत सारे केस लॉ हैं, फॉर एग्जांपल मछली पकड़ना, फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी चर्चा वहाँ पर कर रखी है। कई सारे डिसीजंस हैं, तो प्लीज़ उन डिसीजंस को प्लीज़ रेफर करके जरूर जाना। ठीक है, चलिए आगे। फिर इन द इंस्टेंस केस क्या हुआ है? एम ने सोल्ड किया है लैंड अलोंग विद द टिम्बर ऑफ 50 टर्मारिन ट्रीज ऑफ हिज लैंड। अगर मैं डेफिनेशन को देखूं तो लैंड जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है। यस, टिम्बर कैन नॉट बी अ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिंस द सेम आर नॉट अटैच्ड टू द अर्थ। भाई लकड़ी, ट्रीज नहीं कह रहा, ये टिम्बर कह रहा है। तो टिम्बर दे आर नॉट अटैच्ड टू द अर्थ, टिम्बर आर नॉट अटैच्ड टू अर्थ, ट्रीज आर अटैच्ड टू अर्थ। तो ये टिम्बर की बात कर रहा है। तो जब इसने टिम्बर की बात की है तो मैं कह सकता हूं लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट सेल ऑफ टिम्बर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। ठीक हो गई थी बात? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है,
तो प्लीज एक बार इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, जो मुझसे नहीं पढ़े हुए, मैं उनको कह रहा हूं, जो मुझसे नहीं पढ़े हुए, जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को जरूर रेफर कर जाना एक बार। इस पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत सारी आइटम्स हैं, उनको एक बार जरूर देख लेना। टिम्बर मतलब लकड़ी, लकड़ी। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। डिटेल वाले क्वेश्चन यूट्यूब पे डाल दीजिए। चलो जी, मैं जनरल क्लॉज एक्ट की क्लास आपको दे रहा हूं, पूरी 1.5 घंटे की क्लास जो मैंने फास्ट ट्रैक बैच में ली है, मैं वो आपको दे रहा हूं। ठीक है, आज ही अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। 1 मिनट मैं डायरेक्शन भी दे दूं, 1 मिनट। कुंदन हो रही है, चलिए जनरल क्लॉज एक्ट देख लेना, 1.5 घंटे की क्लास होगी बस। क्वेश्चन नंबर 52, द एक्ट डन नेग्लिजेंटली शेल बी डीम्ड टू बी डन इन अ गुड फेथ, कमेंट विद द हेल्प ऑफ द प्रोविजन ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। किस पे बेस्ड है? मैं कह सकता हूं गुड फेथ की डेफिनेशन पे बेस्ड है। गुड फेथ की डेफिनेशन पे बेस्ड है, यस, पूरे का पूरा गुड फेथ की डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, वहीं पर एक शब्द आता है गुड फेथ की डेफिनेशन के अंदर ही एक शब्द आता है, वो क्या है कि एनीथिंग डन विद द ड्यू केयर एंड अटेंशन विच इज नॉट मेलाफाइड, मतलब जहां आपकी इंटेंशन बुरी नहीं है तो मैं उसे गुड फेथ में मान लूंगा। कोई भी काम किया गया हो जो ध्यान से, अटेंशन से, बट बुराई से नहीं, मतलब जहां आपकी इच्छा जानबूझ के बुरा करने की नहीं है, तो मैं उसे गुड फेथ में मान लेता हूं। ठीक है जी, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लॉज 22 जनरल क्लॉज एक्ट का कहता है अ थिंग शेल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट, चाहे लापरवाही बिल्कुल हो गई हो, मतलब भाई अगर मैं मान लीजिए अगर मैं आपकी आंसर शीट चेक कर रहा हूं और मेरे पास 200 बच्चों के पेपर आए हैं, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि मेरे से किसी पेपर को चेक करने में गड़बड़ हो जाए। क्या ये पॉसिबल है कि मेरे से किसी पेपर को चेक करने में गड़बड़ हो जाए, मेरे से कोई किसी आंसर को चेक करने में लापरवाही हो जाए? यस। तो इसका मतलब मैं बिका हुआ हूं, मैं बिकाऊ हूं, मैं कौन हूं? मैं ढक्कन हूं। क्या गलती हो सकती है? यस। मगर मैं ईमानदार हूं अपने वैसे काम में? यस, वैसे ईमानदार हूं। तो मतलब नेग्लिजेंटली भी हो सकता है, ये डेफिनेशन कहती है, बट फिर भी अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपको गुड फेथ का बेनिफिट दे दिया जाएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ऑफ गुड फेथ जनरल क्लॉज एक्ट में क्या लिखा है? वहीं पे लिखा है सेक्शन 3 क्लॉज 22 के अंदर कि ये क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट है, यानी कि हम इसको पूरी तरह से बता नहीं सकते, ये केस टू केस बेसिस पे डिफर करेगा। अच्छा जी, फिर इट इज देयरफॉर अंडरस्टूड दैट जनरल क्लॉज एक्ट कंसीडर्ड द ऑनेस्टी इन डूइंग एन एक्ट एज अ प्राइमरी टेस्ट। मतलब जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर सबसे मेन चीज क्या है? ऑनेस्टली। ठीक है ना, तभी हम इसे गुड फेथ में मानेंगे। तो यानी कि अगर आप ऑनेस्ट हो, बेशक आपसे लापरवाही हो गई है, फिर भी मैं उसे गुड फेथ मान सकता हूं। बट क्या गुड फेथ हर जगह अलग होता है? यस, कई ऐसे एक्ट हैं जिन्होंने कि गुड फेथ की डेफिनेशन अपने अपने एक्ट के अंदर दे रखी है। अगर किसी भी एक्ट में गुड फेथ की अलग डेफिनेशन दे रखी है तो वहां पर वही डेफिनेशन अप्लाई करना, फिर जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन अप्लाई मत करना। तो इसका मतलब है जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन कब अप्लाई करोगे? जब कोई डेफिनेशन कहीं नहीं दे रखी, तब जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन वहां पर लग जाएगी। बताइए जी, कोई भी दिक्कत? चलिए, तो मेन बात, मेन जोर जनरल क्लॉज एक्ट में किस बात पे है? ईमानदारी पर है, ईमानदारी पर। आगे फिर कहता है इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी हैव बीन हेल्ड टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। लो जी भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंश्योरेंस पॉलिसीज कब से आ गई? तो क्या इंश्योरेंस पॉलिसी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, लेना देना ही नहीं है कोई, तो इसलिए द स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। फिलहाल इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? एक लाइन में लिख दिया, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें एक एग्रीमेंट किया जाता है इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में। बस आपने इतना भी लिख दिया ना, काफी हो जाएगा। हेंस द इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये 1 नंबर पे है तो परफेक्ट इतना ही लिखना है, परंतु सपोज उसने 4 नंबर पे पूछ लिया तो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिख डालनी है। बात समझ में आ गई? प्रेजेंटेशन का तरीका भी समझ में आ गया? संभाल लोगे? संभाल लोगे?
चलिए आगे बढ़ते हैं। The yellow and the pink had a long dispute regarding the ownership of the land for which a legal suit was pending in the court. The court fixed the date of the hearing on 29 अप्रैल 2022 को डेट थी, बट वो किसी कारण से हॉलीडे डिक्लेयर हो गया। अच्छा, बाद में What will be the computation of the time of the hearing? भाई अगर कोई चीज अचानक से हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए तो हियरिंग किस दिन मानी जाती है? हियरिंग किस दिन मानी जाती है? क्या मैं कह सकता हूं वेरी नेक्स्ट डे? वेरी नेक्स्ट डे, जो कि वर्किंग डे होना चाहिए। यस, तो यानी कि कहां पे दी गई है ये चीज? सेक्शन 10 के अंदर लिखी गई है। सेक्शन 10 यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी कानून के अंतर्गत अगर किसी दिन कोई हियरिंग होनी है, कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होनी है और वो दिन क्या डिक्लेयर हो गया है? पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर हो गया है, तो वो प्रोसीडिंग किस दिन की जाएगी? अगले दिन की जाएगी, जो कि वर्किंग डे है। बिल्कुल सेक्शन 10 के प्रोविजंस को आपने अप्लाई करना है। जो मुझसे पढ़े हुए हैं, अगेन जो भी मैंने कॉपीज में नोट्स बनवाए हैं उनसे सेक्शन 10 कोट करना प्लीज। हो सके तो डेफिनेशन का सेक्शन अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो वो भी याद है तो बेहतरीन, बट नहीं है, मगर सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 29 तक के सारे सेक्शंस पे अपना होल्ड करना अगर आप जनरल क्लॉज एक्ट में मार्क्स लेना चाहते हो। और उसके बाद जो कॉपीज में लैंग्वेज लिखवाई है प्लीज उसे पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड दैट द ग्रेच्युटी पेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय इज फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द टर्म गवर्नमेंट। वाओ, देखो कितना आसान है, केवल गवर्नमेंट के बारे में पूछा है। एंड क्लियर वेदर द एग्जम्पशन फ्रॉम ग्रेच्युटी इनकम विल बी अवेलेबल टू the state government employees as well. Give your answer in accordance with the provision of the general clause act। देखो जी, सेक्शन 3 क्लॉज 23 के अंदर गवर्नमेंट की डेफिनेशन देते हुए क्या लिखा है कि गवर्नमेंट में सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों आते हैं। तो इसका मतलब जब जब गवर्नमेंट शब्द यूज किया जाएगा किसी भी एक्ट में तो गवर्नमेंट का मतलब सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट दोनों से होगा। तो इसलिए इनकम टैक्स एक्ट जब बात करता है कि ग्रेच्युटी पेड बाय द गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉइज फुली एग्जम्प्ट, तो मतलब वहां गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक हो गई इतनी बात भी? अच्छा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर द स्टैट्यूटरी रूल टू बी सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू इज इंस्टेड सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। मतलब कानून में लिखा था रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, बट आपने केवल रजिस्टर्ड पोस्ट करी है। वेदर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिजम्पशन रिगार्डिंग सर्विस ऑफ नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट इज टेनेबल, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट रेफर टू द वैलिडिटी। देखो सर्विस ऑफ नोटिस ना सेक्शन 27 बड़ा रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है सेक्शन 27। तो कहता है कि अगर किसी भी कानून में लिखा है कि डॉक्यूमेंट पोस्ट के द्वारा सर्व किया जाएगा, जब तक उस कानून के अंदर कोई डिफरेंट इंटेंशन अपीयर ना हो तब तक डॉक्यूमेंट को कब प्रॉपर्ली सर्व माना जाता है? हाँ जी, कब किसी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली सर्व माना जाता है? या तो कोई डिफरेंट इंटेंशन अपीयर हो, जैसे कंपनी एक्ट में नोटिस ऑफ द मीटिंग के अंदर लिखा गया है, कोर्ट के भी डिसीजन है कि पोस्ट मतलब नॉर्मल पोस्ट, कंपनी के ऊपर खर्चा बचाने के लिए, बट अदरवाइज पोस्ट का मतलब अगर नॉर्मली कहूं तो क्या माना जाएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट माना जाता है। न केवल रजिस्टर्ड पोस्ट बल्कि प्रॉपर्ली एड्रेसिंग, प्री पेइंग, यानी कि रिसीवर को कोई खर्चा ना देना पड़े, आपने पहले पे करके ही खर्चा, आपने जो भी खर्चा आपने पे करके ही पोस्ट भेजी है। एंड रजिस्टर्ड पोस्ट, ओके, अ लेटर कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट to have been affected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of the post। मतलब लेटर कब रिसीव्ड माना जाएगा? जब वो एक्चुअल में डिलीवर्ड होगा। ठीक है जी, तो इसलिए इस कंटेक्स्ट को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि स्टैट्यूटरी रूल इटसेल्फ प्रोवाइड अबाउट द सर्विस ऑफ नोटिस डेट अ नोटिस व्हेन रिक्वायर अंडर द स्टैट्यूटरी रूल। तो कैसे भेजा जाएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजा जाएगा। मतलब प्रॉपरली एड्रेसिंग, प्री पेइंग एंड पोस्टिंग बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट। यहां पर एक्नॉलेजमेंट ड्यू इंपॉर्टेंट है। Then if the notice was sent by registered post only, it will not be in compliance of said rule। However, if such provision was not provided by such statutory rule, देखो जी, अगर मान लीजिए रूल के अंदर नहीं लिखा गया, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रूल के अंदर नहीं लिखा गया कुछ भी, तो क्या मैं खाली रजिस्टर्ड पोस्ट से वैलिड मान सकता हूं? हाँ। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा। कहता है रूल के अंदर लिखा गया है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू,
जनरल क्लॉज एक्ट कब लगता है मुझे बताओ? जब किसी और एक्ट के अंदर कोई चीज ना लिखी हो, ठीक है ना। अगर किसी एक्ट के अंदर, रूल के अंदर यह बात लिखी है कि रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू वैलिड माना जाएगा, तो वहां पर खाली रजिस्टर्ड पोस्ट किया तो क्या वो वैलिड है? इनवैलिड है। क्योंकि अगर उस रूल के अंदर यह बात ना लिखी होती तो जनरल क्लॉज एक्ट अप्लाई हो जाता। और जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 27 क्या कहता है कि पोस्ट वैलिड कब होगी? जब पहली बात ड्यूली एड्रेस्ड होगी, प्री पेइंग होगी और पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट होगी। यानी कि यहां पर वर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू नहीं लिखा, ठीक है ना। परंतु यह कानून तो लगेगा तब जब आपके एक्ट के अंदर या आपके अंदर रूल के अंदर कोई ना दिया हो। परंतु आपके रूल्स के अंदर दिया हुआ है कि रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो फिर वही लगेगा ना। बात समझ आ गई कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अगर किसी एक्ट में स्पेसिफिकली कुछ दिया हुआ है तो वो अप्लाई करो, नहीं है तो फिर यहां अप्लाई करो। तो यानी कि जनरल क्लॉज एक्ट के साथ मैं आपको सिखाता हूं कि एक गाना लगता है मुकद्दर के सिकंदर का, कि जिसका कोई नहीं उसका तो ये एक्ट है यारों, ये मैं नहीं कहता ये ऐसा बना है यारों। समझ आई बात? यानी कि इस एक्ट की महानता क्या है कि अगर कोई चीज किसी एक्ट में नहीं लिखी है तो वहां पर यह एक्ट अप्लाई होता है। परंतु अगर किसी एक्ट में, किसी रूल्स में, किसी रेगुलेशंस में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब होगा रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो वहां पर उसे तभी माना जाएगा जब रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट के साथ होगी। परंतु अगर वहां नहीं लिखा किसी एक्ट में कोई चीज तो फिर जनरल क्लॉज एक्ट वहां पर लग जाएगा। और जनरल क्लॉज एक्ट अगर लग गया तो वो कहता है कि कोई भी पोस्ट तब वैलिड मानी जाएगी जब वो प्रॉपरली एड्रेस्ड होगी, प्री पेइंग होगी एंड रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा होगी। और वो कब रिसीव्ड होगी? जब वो एक्चुअल में डिलीवर्ड होगी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द पोस्ट। समझ आ गया? तो इसलिए अब क्योंकि गिवन केस में रूल्स में लिखा है कि सर्विस ऑफ नोटिस तब मानी जाएगी जब रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू हो जाए, तो इसका मतलब नोटिस इनवैलिड है। परंतु अगर ये लाइन ना लिखी होती तो फिर खाली रजिस्टर्ड पोस्ट वैलिड हो जाता। डन का मैसेज दे दो जी, मुझे डन का मैसेज दे दो भाई, डन का मैसेज दे दो। क्या टोनी कक्कड़ वे, क्या टोनी कक्कड़, वो मेरे सामने टिकता है गाने में? अरे यार। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 55। As per the provisions of the Companies Act, a whole-time KMP shall not hold office in more than one company except its subsidiary company at the same time। देखो जी, वर्ड लिखा सब्सिडरी, यानी कि सिंगुलर है, प्लूरल नहीं। सेक्शन 203 अगर आप कंपनीज एक्ट का पढ़ेंगे तो वहां पर यह बात लिखी हुई है सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट में कि जो कंपनी का केएमपी होता है वो केवल एक ही कंपनी में केएमपी का ऑफिस होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा में नहीं। परंतु एक्सेप्शन में लिखा है कि सब्सिडरी में होल्ड कर सकता है। ठीक है जी। चलिए, मान लीजिए मेरे पास कुछ गिफ्ट हैं और मैं अपनी औलाद के लिए लेके जा रहा हूं। ओके, मैंने वर्ड यूज किया औलाद के लिए। अब मेरी 2 औलादें हैं, मैं बताइए किन के लिए लेके जा रहा हूं? बड़े वाले के लिए, छोटे वाले के लिए, या दोनों? मतलब मेरी एक छोटी पोपली है, एक छोटा पोपली है, तो मैं किसके लिए लेके जा रहा हूं? क्या ऑब्वियसली बाप मैं दोनों का ही हूं, तो दोनों के लिए लेके जा रहा हूं। समझ आई ना बात? तो यहां पर जब वर्ड आया सब्सिडरी, तो क्या एक औलाद की बात हो रही है या सभी औलादों की बात हो रही है? ऑब्वियसली भाई, दूसरी वाली कंपनी भी तो सब्सिडरी होगी, 5वीं वाली भी तो सब्सिडरी होगी, 10वीं वाली भी तो सब्सिडरी होगी, सारी औलादें ही है ना। तो फिर क्या एक से ज्यादा औलादों में भी केएमपी अपॉइंट हो सकते हो? बिल्कुल हो सकते हो।
तो आपने जनरल क्लॉज एक्ट में एक सेक्शन 13 पढ़ा था जिसमें लिखा था कि भाई अगर कभी ही यूज हो तो ही का मतलब शी भी होता है। सिमिलरली आपने एक पढ़ा कि सिंगुलर यूज हो तो सिंगुलर का मतलब प्लूरल भी होता है, पढ़ा था कि नहीं? अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, ये वर्ड ध्यान रखना, टू द सब्जेक्ट, मतलब जब तक कोई ऐसा हो कि उसका मतलब गड़बड़ ना निकल जाए तब तक। सिंगुलर का मतलब प्लूरल भी होता है, ठीक है। चलिए, तो केएमपी अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है मोर देन वन सब्सिडरी कंपनी में भी? जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 55 कैपिटल है। मिसेस नीलू चंद्रा वॉज अ डायरेक्टर इन द लड्डू स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, फिर उसके बाद वंस वाइल डीलिंग विद द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द कंपनी शी एग्रीड टू गेट सम सीक्रेट कमीशन फॉर सप्लायर फॉर मेकिंग द डील। Afterward, on finding the fact, the company has filed the suit against Mrs. Neelu Chandra. She contended that Section 166 of the Companies Act provide a director of the company shall not achieve attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself or to relative, partner, associate, and if such a director is found guilty of making any undue gain, he shall be liable to pay an amount equal to that gain to the company. Okay, फिर ये further कहती हैं कि 166 इज एप्लीकेबल टू द मेल डायरेक्टर। हा हा हा, ऐसे थोड़ा ना होता है। क्या सेक्शन 13 में यह भी लिखा है कि जब तक कि बात का मतलब कुछ गड़बड़ ना निकले तब तक मेल का मतलब फीमेल भी होगा? बताइए जी। अनलेस देर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द कंटेक्स्ट और सब्जेक्ट, वर्ड इंपोर्टिंग द मैस्कुलाइन जेंडर मतलब मेल शैल बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल्स एज वेल। Male includes females? Yes. तो लिख सकते हो अब आंसर। अच्छा सर, हमारे पास लिखने पे ज्यादा नहीं है। हाँ मानता हूं, तुम्हारे पास लिखने पे ज्यादा नहीं होगा तो क्या कर सकते हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकते भाई, सेक्शन के अंदर है ही कंटेंट कम, तो क्या कर सकते हो? तो जितना है उतना ही लिखोगे, और क्या, तो घबराना क्या। अब इंस्टीट्यूट की इच्छा है, वो अगर इतना सारा 5 नंबर पे दे रहा है तो कांट हेल्प इट, ठीक है ना। तो मेरा कसूर नहीं है, इंस्टीट्यूट का कसूर है। ये नंबर 5 नंबर पे बनता नहीं है क्वेश्चन। जब सेक्शन 13 है ही 2-3 लाइन का, तो मैं 2-3 लाइन से ज्यादा क्या करूंगा? क्वेश्चन चिपका दोगे, देखो टाइम पास मत करो फालतू का कि क्वेश्चन चिपका के भी क्या करोगे, उसके भी मार्क्स तो मिलने नहीं है। तो वो मेन ये है कि क्या तुमने सेक्शन की पहचान कर ली कि नहीं, इसी के मार्क्स देना चाह रहा है इसका मतलब तुम्हें, क्योंकि पहचान करना ही बड़ी बात हो जाएगी और कंक्लूजन प्रॉपर करना ही बड़ी बात हो जाएगी। जनरल क्लॉज एक्ट का क्वेश्चन ठीक जाना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि जनरल क्लॉज एक्ट आपका ठीक गया है, ठीक है ना। तो उसमें कम ही कंटेंट है लिखने के लिए, इसलिए घबराने की ज्यादा चिंता नहीं है। 5 नंबर में क्या लिखूं, है भगवान मेरी जिंदगी झंड हो गई है, भगवान क्या करूं मैं। अबे जब जितना है, जितना तुम्हारी कॉपी में या नोट्स में लिखवाया उससे ज्यादा नहीं है कंटेंट, तो फिर हम क्या खुद चौधरी बने और जबरदस्ती के स्टडी मटेरियल को जहाज बना के घूट जाएं, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, उतना ही निकलेगा कंटेंट। तो फिर तो ये इंस्टीट्यूट की इच्छा है, वो तुम्हें अगर तुमसे खेल करने के लिए 5 नंबर पे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे तो घबराओ क्यों रहे हो? मैं सेक्शन थोड़ा ना बढ़ा दूंगा अपनी तरफ से। चल मैं काम करता हूं, 13 के साथ ना 14 और 11 दोनों लिखाता हूं। अबे पागल हैं हम, 13 के साथ 11 14 दोनों लिखाऊं? जब 13 पूछा तो 13 ही लिखूंगा ना। चलिए, वैसे इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा, वैसे अगर ये इस तरीके से पूछेगा तो 1 या 3 नंबर पे ही पूछेगा, 3 नंबर से ज्यादा नहीं पूछ सकता, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 56। In a contract of sale, A fraudulently sold certain unmarketable goods to B. Now A is liable for the fraudulent activity under both the contract and the Sales of Goods Act. State the provision as per the General Clause Act as to whether his offence is punishable under both the act. मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 10 साल और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 10 साल, तो टोटल 20 साल की सजा मिलेगी या टोटल 10 साल की? हाँ, 2-2 नंबर के 2 दे सकता है या फिर 1.5 नंबर के 2 देगा, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ज्यादा चांस है। बताओ जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 10 साल, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 10 साल, टोटल 20 साल या टोटल 10 साल? आंसर इज टोटल 10 साल, ठीक है।
चलिए, तो सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो एक से ज्यादा एक्ट में पनिशेबल है, तो फिर आपको कहां पे पनिश्ड किया जाएगा? उनमें से किसी एक में। और एनी ऑफ दोज इनएक्टमेंट बट शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी एक्ट में 10 साल है, दूसरे में 12 साल है, तो आपको 12 साल की सजा हो जाएगी। कम वाली नहीं, ज्यादा वाला होती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक उसने पूछा नहीं है। बना दे तो संभाल लेना कि अगर 10 और 12 है तो 12 वाली सजा मिल जाएगी, क्योंकि वो एक्ट कंप्लाई करना है ना। अगर आपने 10 साल की सजा दी तो दूसरे वाला कंप्लाई नहीं हुआ ना। चलिए, तो जिसमें ज्यादा सजा होगी ना उसको कंप्लाई करके आना। फिर आगे बढ़ते हैं, हायर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57। P bought a car from the G who was his friend. Mr. P did not check the car or test drive it. Whether the purchase made could be said to be in a good faith. बताइए, क्या ये गुड फेथ है? क्या इसे आप किसी भी हालत में गुड फेथ ले सकते हो? नेग्लिजेंट है क्या ये? नेग्लिजेंट है? जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पढ़िएगा, आंसर में एक लाइन आएगी, बड़ी जबरदस्त लाइन है, देखना। सेक्शन 322 जनरल क्लॉज एक्ट पे बेस्ड है। A thing shall be deemed to be in a good faith where it is in fact done honestly, whether चाहे लापरवाही हुई हो या नहीं हुई हो। ओके, द क्वेश्चन ऑफ गुड फेथ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इट इज टू बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द ईच केस। सेक्शन 3 क्लॉज 22 मेंशन कर रहा हूं और कुछ नहीं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। Thus anything done with the due care and attention which is not malafide is presumed to have been done in a good faith। ठीक है, एग्जाम्पल सुनिएगा। An authority is not acting honestly where it had a suspicions that there was something wrong and did not make further inquiry। अब यहां पर आपको ऑनेस्टली नहीं माना जाएगा, ऑनेस्ट वर्ड, आपको ऑनेस्ट नहीं माना जाएगा कि अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो, आपको इंक्वायरी करनी थी, आपने वो इंक्वायरी नहीं की, तो आप ऑनेस्टली नहीं हो। समझ आ गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रख लेना, मार्क कर लेना इसे। ठीक है, अब आगे सुनना। गुड फेथ को डिफरेंट एक्ट में डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर कहीं पे गुड फेथ की डेफिनेशन दे रखी है तो उसे वहीं अप्लाई करो, और अगर कहीं नहीं दे रखी तो फिर इस एक्ट की डेफिनेशन को अप्लाई करो। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि परचेज ऑफ कार बाय पी कैन नॉट बी सेड टू बी इन अ गुड फेथ। जी, एक मिनट देना बस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। The board of director of the Cool Private Limited through a resolution passed in the board meeting granted authorization to Mr. Sharad, the CEO of the company, to appoint 2 employees for the procurement department। okay। उसके बाद subsequently Mr. Sharad selected Mr. Suresh and Mr. Hemant for the position. However, after 1 month, Sharad noticed unsatisfactory performance and lack of honesty in their duties, issued a dismissal order for both the employees. Citing the proper reason, Mr. Suresh contested his dismissal in the court, arguing that the board had only empowered Sharad for the appointment and not for the dismissal, and hence the dismissal order is invalid. Assess the validity of Suresh argument। अगर आपको याद हो तो एक सेक्शन के अंदर, मतलब 16 के अंदर ही आप लोगों ने कहा था कि जो जन्म दे सकता है उसे मारने का अधिकार भी होता है। सेक्शन 16 का पंच लाइन क्या था? जन्म देने वाले के पास ही मारने का अधिकार भी होता है। याद आ रहा है? यानी कि अगर कोई अपॉइंट कर सकता है तो रिमूवल की पावर भी उसी के पास होती है। अपॉइंट करने वाले के पास ही रिमूवल की पावर भी होती है। एक तो तुम हाँ नहीं बोलते ना। चलिए,
According to section 16 of the General Clause Act, the authority having for the time being power to make the appointment shall also have a power to suspend or dismiss any person, whether by itself or any other authority in exercise of that power. ठीक है जी, तो इस केस में शरद के पास ये पावर है, ये सुरेश का आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड नहीं है क्योंकि शरद के पास ये पावर है। मिल जाएगा डन का मैसेज। क्वेश्चन नंबर 58A क्या कहता है? कहता है जी मिस्टर एम इश्यूड अ चेक ऑफ ₹3 लाख डेटेड 31 दिसंबर 2023। चलिए हाँ जी, नहीं करना ये भाई, मॉन्ग सुंग पू एक बार पढ़ जाना बस, मतलब याद तो नहीं कर पाओगे पक्की बात है, बट एक बार पढ़ जाना। मिस्टर एम इशूड अ चेक ऑफ ₹3 लाख, वैसे रेलेवेंट नहीं है वो ज्यादा, डेटेड 31 दिसंबर 2023। वो मैंने जो रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड किया ना उसके अंदर बताया कौन कौन से केस लॉ इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना उसे। At 10 AM to Mr. N as a consideration toward the medical services provided by the latter, okay, and presented the above check on 31 मार्च 2024 during the banking business hours. The check was dishonored, taking the plea that it was not presented within the requisite time of 3 months as provided under section 138. Referring to the provision of General Clause Act, decide whether the plea for dishonoring the check was valid. हाँ जी, बताइए जी, क्या ये प्लिया वैलिड है या इनवैलिड है? 31 मार्च को एकदम प्रेजेंट हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए जी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का टाइम कहां से देखोगे? सेक्शन 9 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट में वैसे क्या लिखा है? वैसे क्या लिखा है? जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा है कि किसी भी कानून में या रेगुलेशन में इट शैल बी सफिशिएंट कि जब भी कोई शब्द शुरू हो रहा हो फ्रॉम से तो उसे हटा दिया जाता है। मतलब जब मैं कहता हूं 138 के अंदर लिखा है कि चेक शुड बी प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू का मतलब है कि जिस दिन आपने लिखा उसे हटा दो और अगले 3 महीने। और अगर कोई शब्द टू पे खत्म हो रहा है तो उसे इंक्लूड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी सबमिटेड अप टू 31 ऑफ जुलाई, तो यानी कि 31 जुलाई इंक्लूसिव है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? द फर्स्ट डे इन द सीरीज इज 31 दिसंबर एंड द लास्ट डे इज 31 मार्च 2024। हेंस अप्लाइंग द अबव प्रोविजन 31 दिसंबर को एक्सक्लूड कर देना एंड 31 मार्च 2024 को इंक्लूड कर देना, लास्ट डेट जो है वो इसे इंक्लूड कर देना एज पर द जनरल क्लॉज एक्ट। ठीक हो गई थी बात? तो क्या 31 मार्च 3 महीने के अंदर अंदर आ जाता है? 31 मार्च 3 महीने में आ जाएगा? यस, 3 महीने के अंदर आ जाएगा। हेंस द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड विद इन 3 मंथ और उसकी पेमेंट हो सकती है। क्लियर? बढ़ सकते हैं? चलिए आगे। Question number 59. The Parliament recently passed the Environment Protection Amendment Act 2024, okay, to strengthen the regulation on the industrial waste disposal. The act specified the commencement date as of 1st of September 24. The President gave assent to the act on 15th of July 24. Oh, section 5. Okay, okay, हाँ जी।
एक्ट में लिखा हुआ है कि कमेंसमेंट डेट होगी 1 सितंबर, प्रेसिडेंट ने कंसेंट बेशक दे दी थी 15 जुलाई को। द ग्रीन अर्थ लिमिटेड एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज अनसर्टेन अबाउट द प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट विल स्टार्ट टू अप्लाई। The company's legal team has raised a question on whether they need to immediately comply with the new regulation or if they have a grace period until the commencement date. Give your answers. सेक्शन 5 में क्या लिखा है अब आपको ये देखना पड़ेगा। सेक्शन 5 कहता है कि देखो जी, जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसके अंदर ना कोई डेट दे रखी होती है। अगर कोई डेट दे रखी है तो फिर वो उसी दिन से एग्जिस्टेंस में आएगा जो डेट दे रखी है, परंतु अगर कोई डेट नहीं दे रखी तो फिर जब प्रेसिडेंट के साइन हुए हैं तब से इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो सेक्शन 5 क्या कहता है, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट हैज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड अ पार्टिकुलर डेट तो इट शैल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द डे ऑन विच प्रेसिडेंट या गवर्नर जनरल की कंसेंट मिलती है। ठीक है ना। गवर्नर जनरल कब, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, और आज की डेट में प्रेसिडेंट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। ठीक है। परंतु अगर मान लीजिए डेट दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, अगर स्पेसिफिकली डेट मेंशन है तो फिर उस स्पेसिफाइड डेट को ही एग्जिस्टेंस में आएगा। यस। तो इसका मतलब है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कंसेंट बेशक ही आई है मगर डेट प्रेस्क्राइब है 1 सितंबर, तो फिर ये एग्जिस्टेंस में 1 सितंबर से ही आएगा। सेक्शन 5 के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। मिस्टर छगन लाल is an importer dealing in the luxury perfumes. Recently, a new enactment was passed which imposed a duty of 15% on the value of the luxury good, including the perfumes. Now, Mr. Chaggan Lal has approached you to explain to him the provisions in relation to duty to be taken pro rata in enactment of the General Clause Act 1897. Okay? हाँ जी। Also help him to calculate the amount of duty on the shipment of 100 bottles of perfume, each valued at $50. Oh. याद करो जी, ड्यूटी प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, प्रो रेटा हो जाएगी। कहां लिखी गई है बात, सेक्शन 12 के अंदर लिखी गई है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के जरा अमाउंट ऑफ ड्यूटी बता देंगे कितनी निकलेगी, कितनी निकलेगी। कैन आई से 100 बॉटल इंटू $50 तो हो गया आपका कितना हो गया, $5000 इंटू 15% तो $750, $750। भाई कैलकुलेशन दी है तो आपको पूछा भी है उसने, कैलकुलेट करके बताइए कि अमाउंट ऑफ ड्यूटी कितनी होगी, तो प्लीज कैलकुलेट करके बताना, कैलकुलेट करके जरूर बताना भैया, समझ गए। अरे कह दो ना हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60A जी कहता है जी, एबीसी लिमिटेड ऑपरेट अ फैक्ट्री सिचुएटेड नियर अ रिवर। As per the recent Central Act, factories must be located at least 5 kilometers away from any river. A dispute arises where an environmental agency claimed that ABC Limited factory is only 4.5 kilometers away from the river, while ABC Limited contend that distance is 5.3 kilometers as per the road distance measured along with the winding path leading to the river. Oh. Based on the provision of the General Clause Act, advise whether the contention of ABC Limited is correct or not. For example, ये मैं हूं, ये नौरा है, नौरा ने छत पे खड़े होकर मुझे पुकारा, पोपली आ जा। मैं गया, कार उठाई, सीधा हुआ, लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर स्ट्रेट रोड गई, फिर यहां से ऐसे करके ये नौरा तक पहुंच गया। तो एक तो ये तरीका है नोरा तक पहुंचने का, 15 किलोमीटर लग गए। एक ये कि मैं भी छत पे, वो भी छत पे। लो जी, ये वाला डिस्टेंस देख लो। तो कैसे डिस्टेंस नापा जाना चाहिए तो डिस्टेंस कैसे नापा जाना चाहिए? द आंसर इज स्ट्रेट लाइन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब करके जो डिस्टेंस नापा जाता है वही वाला डिस्टेंस नापा जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। यस हाँ। तो किसकी कंटेंशन गलत है, किसकी कंटेंशन गलत है?
ABC की कंटेंशन इनकरेक्ट है, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टली देखना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, घूम फिर के नहीं देखना, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था इस पॉइंट पे भी। फिर हम आते हैं अब इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट स्ट्रेटेजी पर। ओके, ये स्ट्रेट लाइन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ऐसे करके देखना है। डिफाइन द टर्म पर्सन एज पर द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, डिस्कस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज अ पर्सन। तो आपको बताना है कौन पर्सन है। तो सबसे पहले तो पर्सन की डेफिनेशन डिफाइन कर देना कि पर्सन इंक्लूड कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। बस इसी के बेस्ड पर अब आपने कर दिया, इसको देखना शुरू करना है। क्या आइडल मतलब मंदिर, क्या मंदिर पर्सन की डेफिनेशन में आएगा? यस। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, शिरडी ट्रस्ट, क्या ये सब मंदिर हैं? तिरुपति बालाजी, क्या ये सब मंदिर हैं? यस। तो क्या ये पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे? यस, पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे, बिकॉज दे आर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब उन्हें कुछ लोगों के संस्थाएं मिलकर गवर्न करती हैं, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पब्लिक कंपनी भी पर्सन की डेफिनेशन में आएगी? यस। चाहे क्या एसोसिएशन, क्या कंपनी भी आएगी? यस, बिल्कुल। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। अगला सवाल, डॉक्यूमेंट से आप क्या समझते हैं? हाँ जी, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर पेड़ों पे के पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है तो वो भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा? यस। शादी के कार्ड में लिखा हुआ है, मैप बनाया हुआ है कि राइट होके लेफ्ट हो जाएं, फिर नाले से लेफ्ट हो जाएं, फिर नदी से राइट हो जाएं, फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएं, फिर नीचे छलांग लगा के स्विमिंग पूल में कूदते हुए ग्राउंड पे पहुंच जाएं, यहाँ मैरिज हो रही है, तो फिर क्या वो भी डॉक्यूमेंट है? हाँ, वो भी डॉक्यूमेंट है। तो पत्थरों पे भी लिखा जा सकता है, पत्तों पे भी लिखा जा सकता है, सब जगहों पे लिखा जा सकता है। यस 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 यस, तो फिर सब कुछ है। यस। तो फिर तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चेक भी डॉक्यूमेंट है? यस। पावर ऑफ अटॉर्नी भी डॉक्यूमेंट है, सब कुछ डॉक्यूमेंट है। चलिए आगे बढ़े। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन लिखी, चाहे लेटर में हो कुछ, या फिगर्स में हो, या मार्क्स बनाए हो, या मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स हो। मतलब मेरे चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, ये भी डॉक्यूमेंट है। यस, ये भी डॉक्यूमेंट है भाई, ये भी डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे? पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब मैं अगली क्लास मैं नहीं ले पा रहा किसी वजह से, तो अगली क्लास कौन लेगा? कुंदन लेगा। तो अगली क्लास मेरी वजह से जगह पे कुंदन लेगा, मैं अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी कुंदन को दे के जा रहा हूं, तो भैया ये डॉक्यूमेंट ही तो होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी। समझ गए? हाँ जी, चेक। तो क्या चेक भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आता है? भाई एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई चीज लिखी है, फॉर एग्जांपल चेक के ऊपर लिखा है पोपली तुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो क्या अगर ये उससे एक्सप्रेस हो रहा है, डॉक्यूमेंट से, उस चीज से, चेक से ये एक्सप्रेस हो रहा है कि मैं 1 लाख रुपए रिकवर करने का अधिकारी हूं? बोलो हाँ या ना। अधिकारी हूं कि नहीं? यस हूं, तो फिर हो गया, तो वो भी डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, सेक्शन लिख दोगे तो बहुत अच्छा होगा। चल चल मुकुल चल, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 62। लो जी, यहां पर अकाउंट्स ऑफ कंपनी के कॉन्सेप्ट हो रहे हैं शुरू। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज शुरू कर दूं? रेडी? रेडी हो? क्वेश्चन नंबर 62 कहता है BBQ लिमिटेड with its registered office in the Hyderabad has 2 branch offices, one located in Delhi and other one in London. The accounting transaction of the branches are recorded and all the books of accounts are maintained in the branches. Okay. The branch accountant of the Delhi branch sent monthly and the branch accountant of London sent quarterly the summarized trial balance, profit and loss, the balance sheet to the Hyderabad office. Okay.
One of the assistant of the audit team, Mr. Naveen, raised the issue that the branches of the company maintain its books and records at the branches, so it is default of on not maintaining the proper book of account at the registered office. Okay. आगे Mr. Naveen further objected to the fact that London branch sent their summarized return on the quarterly basis instead of the monthly basis. अच्छा, you are required to analyze and decide the validity of both the objection of Naveen relating to place of maintaining the books of account and sending the summarized return by the branch office. Okay, section 120 पे आधारित क्वेश्चन है. 128 को पूरी तरह से नालायकों ने चूस के डाल दिया यहां पर, पूरी तरह से. ओके भाई, हम 128 को पढ़ें तो हमें कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा ये मिलती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन होनी चाहिए. ठीक है जी, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करेंगी, एक्रूअल बेसिस पे डबल एंट्री सिस्टम पे होनी चाहिए. अच्छा, फिर उसके बाद 128 में लिखा है कि ये सब रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी हो सकती है या एनी अदर प्लेस पे भी हो सकती है, एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई और प्लेस डिसाइड करते हैं तो इसका नोटिस विद इन 7 डेज में AOC 5 के अंतर्गत ROC को दे भी दिया जाना चाहिए. ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, फिर उसके बाद पहला पार्ट क्या कहता था? पहला पार्ट कह रहा था यू आर रिक्वेस्टेड टू एनालाइज एंड डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ बोथ. अच्छा, दो ऑब्जेक्शन है. पहली ऑब्जेक्शन क्या थी? ब्रांचेस ऑफ द कंपनी मेंटेन इट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड एट द ब्रांचेस, सो इट्स डिफॉल्ट ऑन नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस. हाँ जी, अगर ब्रांच बुक बना रही है तो ब्रांच ऑफिस पे तो बनेगी, बट साथ में रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी वो रहेगी कि नहीं रहेगी? बताओ जी, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी, क्योंकि शब्द क्या है 128 सबसेक्शन 1 के अंदर? बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू देगी ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग डेट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस, इंक्लूडिंग डेट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस. यानी कि ब्रांच ऑफिस की सारी डिटेल भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे तो रहेगी. ठीक हो गई इतनी बात? तो पहला व्यू उसका ये गलत है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे तो रखना ही रखना है. फिर उसका दूसरा व्यू क्या है? चलो पहले व्यू का पहले आंसर पढ़ लेते हैं. कहते हैं दस इन द गिवन केस द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द BBQ लिमिटेड शुड बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस इन हैदराबाद. However, the same can be maintained at the respective branches if the board of director have decided so and intimate to the registrar. 7 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रख रहे हो. Hence, the objection of Naveen is valid as intimation to registrar is not specified in the question. आहा, ओहो, बात ठीक है, नवीन की बात ठीक है कि अगर आप किसी और प्लेस पे रख रहे हो तो किसी और प्लेस में ब्रांचेस भी आती है, तो आपने ROC को तो बताया नहीं क्वेश्चन में. बात समझ आई? 128 में क्लियरली लिखा है कि अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना चाह रहे हो तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना. तो आपने रजिस्ट्रार को तो इन्फॉर्म किया नहीं. फॉरेन ब्रांच के केस में भी बताते हैं, हर जगह बताना पड़ेगा कि भाई मेरी वहां पे मेंटेन्ड है, फॉरेन ब्रांच में फॉरेन ब्रांच के अकाउंट मेंटेन्ड है. आपको समराइज रिटर्न लेनी पड़ेगी और बात है. तो अच्छा पॉइंट है, समझ आया कि नहीं? रजिस्ट्रार को इंटीमेट नहीं किया आपने, ये गड़बड़ कर दी. रजिस्ट्रार को इंटीमेशन होना था, नहीं किया आपने इंटीमेशन रजिस्ट्रार को. तो जहां पे गड़बड़ है, अरे बोलो ना. हाँ, आगे फिर अब अगर मैं कहता हूं कि समराइज रिटर्न कब तक आ जानी चाहिए, समराइज रिटर्न कब तक आ जानी चाहिए? देखो 128 सबसेक्शन 2 कहता है पहली बात, प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू द ब्रांच की जो ट्रांजैक्शन है वो ब्रांच ऑफिस पे रखोगे आप. अच्छा, उनकी समराइज रिटर्न क्वार्टरली इंटरवल पर सेंड की जाएगी ब्रांच ऑफिस के द्वारा रजिस्टर्ड ऑफिस को, क्वार्टरली इंटरवल पर. तो लंदन ऑफिस कब सेंड कर रहा है? क्वार्टरली बेसिस पर, विच इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. तो ऑब्जेक्शन ऑफ नवीन यहां पर भी इनवैलिड है. अच्छा, ऊपर वाले में तो वैलिड था ना, नीचे वाले में इनवैलिड है इसकी ऑब्जेक्शन.
पीरियोडिकली नहीं बेच सकते, नहीं, पीरियोडिकली में अमेंडमेंट आ गई थी ना, पिछली बार ही आ गई थी। पीरियोडिकली का मतलब क्वार्टरली ले लिया गया ना, पहले वर्ड था पीरियोडिकली, बेटे 6 महीने पहले की अमेंडमेंट है बेटा। चलिए 6 महीने नहीं, साल हो गए हैं इसे। पीरियोडिकली को अमेंड करके क्या कर दिया गया, क्वार्टरली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 62 कैपिटल ए। The board of director of the Vishwakarma Electrical Limited consists of Mr. Ghanshyam, director, Mr. Haider, director, and Mr. Indrasen, managing director. Okay. The company has also employed a company secretary. The financial statement of the company were signed by Ghanshyam and Haider. Okay. Examine whether the authentication of the financial statement of the company was in accordance with the provisions of the Companies Act. दो चीजों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को साइन करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करना अलग है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साइन करना अलग है, तो ध्यान से दिमाग ओपन करके चलना किसकी बात कही है उसने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कौन साइन करता है, 134 सबसेक्शन 1 कहता है इस बारे में। या तो चेयरपर्सन साइन करेगा अगर वो ऑथराइज है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, या फिर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करेगा, क्या कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करेगा, हाँ जी कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करेगा। ओके, अब यहां पर गड़बड़ क्या हुई है जरा मुझे बताएंगे। एक साइन किए हैं घनश्याम ने डायरेक्टर ने, और एक किए हैं हैदर ने। अब गड़बड़ क्या हुई है जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। क्या मैं कह सकता हूं आपने 2 डायरेक्टरों के साइन लिए परंतु मैनेजिंग डायरेक्टर तो है ही नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर भी होना चाहिए था, या तो आपका चेयरपर्सन होगा या फिर 2 डायरेक्टर जिनमें से एक एमडी होगा। यहां पे तो दोनों डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर के तो साइन ही नहीं है। तो क्या गड़बड़ है कि नहीं 134(1) के अंदर? भाई बोलो ना हाँ। सेक्शन 134 सबसेक्शन 1 के अंदर गड़बड़ है कि नहीं है? गड़बड़ है, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन नहीं है। तो मैंने पहले 134 सबसेक्शन 1 पूरा लिखेगा सिग्नेचर्स के बारे में, उसके बाद गिवन केस लिख के कंक्लूजन कर देना कि सिंस द कंपनी हैज आल्सो एम्प्लॉयड अ कंपनी सेक्रेटरी, अच्छा उसके भी साइन नहीं, अच्छा कंपनी सेक्रेटरी के भी साइन नहीं है यहां पर, और मैनेजिंग डायरेक्टर के भी साइन नहीं है, शुड बी वन ऑफ द 2 साइनिंग डायरेक्टर्स। क्लियर है? बढ़ सकते हैं। चलिए 63, A housing finance limited is a housing finance company having a paid up share capital of rupees 11 crore and turnover of 145 crore during the financial year 23-24. Okay. Explain with reference to the relevant provision whether it is necessary for a housing finance company to file its financial statement in the XBRL format. एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेजेस क्या होता है? देखो कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज होती हैं जिनको ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और जब आप ये रिपोर्टिंग करते हो तो गवर्नमेंट के पास जो डेटा पहुंचता है, गवर्नमेंट उसके बेसिस पे इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि मान लीजिए शुगर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कितना चल रहा है, शुगर इंडस्ट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी डिजाइन कर सकती है। तो किसी भी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर दी गई हैं, उन सबको अपनी जो रिपोर्टिंग है XBRL के अंदर करनी पड़ेगी। अब आप जब अच्छी अच्छी फर्म्स के अंदर जाओगे ना, तो सारी मीडियोकर फर्म्स और बड़े लेवल की जितनी फर्म्स हैं, बिग 4 वगैरह, ये सारे XBRL आपसे बनवाएंगी। एक XBRL बनाने में एक दिन लगता है। तो फिर फिलहाल उसने एलिजिबिलिटी पे सवाल पूछा है, ये लो जी कौन कौन सी कंपनीज एलिजिबल हैं XBRL बनाने के लिए, तो उस हिसाब से आंसर देना है आपको। ठीक है जी, तो आसान है, मेरा दिमाग लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है। आगे फिर कहता है जी, राइट ट्रेडिंग कंपनी इज अ कंपनी इंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ द ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। During the current financial year 24-25, Mr. J, the CFO, retired due to bad health. अच्छा, the company appointed C as the new CFO. On verification of the financial statement and statutory return, C advised the board of Right Trading Limited to revise the financial statement for the year
21-22, यानी कि अपने आप कह रहे हो रिवाइज। वॉलेंटरी रिवीजन कितने पीरियड का हो सकता है, कितने साल पहले का हो सकता है? प्रीसीडिंग 3 इयर्स तक का हो सकता है वॉलेंटरी। एक होता है जबरदस्ती पकड़ के, कान पकड़ के कराया गया रिवीजन, जब फ्रॉड वगैरह की संभावना होगी तो सेक्शन 130। एक होता है वॉलेंटरी, सेक्शन 131। भाई जबरदस्ती किया गया तो पिछले 8 साल का हो सकता है, और वॉलेंटरी किया गया तो 3 फाइनेंशियल ईयर का हो सकता है। 3 फाइनेंशियल ईयर कहां से देखे जाएंगे? प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। आज के डेट में आप कहां खड़े हो? 24-25 में, तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में 21-22 आ गया। सोचना, आ गया ना? ठीक है, तो 3 ईयर के साथ अंदर ही आता है। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सी एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जामिन विद रेफरेंस टू द एप्लीकेबल प्रोविजन वेदर राइट ट्रेडिंग लिमिटेड कैन डू सो? यस, दे कैन डू सो। तो वॉलेंटरी रिवीजन हो सकता है सेक्शन 131। तो पूरा प्रोसीजर वगैरह लिखा ना, हाँ रूल्स लिखना मत जब तक वो तुमसे ना पूछे। 131 के ऊपर बहुत सारे रूल्स भी आए हैं, तो वो मत लिखना जब तक वो तुमसे ना पूछे। क्लियर हो गई इतनी बात? भाई बढ़ सकते हैं, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sanjana joined a company named Designer Cloth Limited as an independent director. In order to know more about the company, she wanted to inspect the books of accounts and minutes book of the board of director board meeting held during the preceding 3 years. Okay, the company is keeping the books of accounts and other record at its registered office, which is at Mumbai, whereas Sanjana resides in Kolkata. Therefore, through power of attorney, Sanjana authorized her friend Avantika, which is chartered accountant and does not practice in Mumbai, to make an inspection of the books of account. वाह वाह वाह, पिताजी का माल है ना, किसी को भी inspection of books of account करवा दिया। And minutes book for the meeting of the board, giving the relevant provisions of the Companies Act. Examine whether Avantika can make inspection on behalf of the Sanjana. बताइए जी, section 128 subsection 3। डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है, बट कोई डेलीगेशन अलाउ नहीं है, चाहे इंफॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया हो या विद इन इंडिया हो, कोई भी डेलीगेशन अलाउ नहीं है भाई साहब। ठीक है, 128 सबसेक्शन 3। अच्छा, अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट किया जा सकता था? कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंस्पेक्शन की बात सेक्शन 136 सबसेक्शन 2 में दी गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंस्पेक्शन कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन डायरेक्टर के अलावा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अगर कोई शेयर होल्डर जिसके पास 80% पावर है बट वो डायरेक्टर नहीं है, क्या वो कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ना बाबा ना, नको नको नको, नहीं कर सकता। डायरेक्टर ही कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्विक मनी लिमिटेड अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सब्सिडरी का कर सकता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज? यस, सब्सिडरी का कर सकते हो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास हुआ तो ऑथराइज किया गया तो कर सकते हो। आगे, Quick Money Limited attract the provision of 135 of the Companies Act 2013 and it has a minimum average obligations to spend the corporate social responsibility amount of rupees 15 crore during each of the preceding 5 years. Okay. अच्छा, in this connection the board of director of the company need your expert view on the following matters. पहला, what is the meaning of the impact assessment? अय्यो, impact assessment भाई साहब लेटेस्ट अमेंडमेंट्स थी ये CSR के ऊपर, हालांकि आए हुए 1 साल हो चुका है, बट इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट आते ही कभी नहीं देता, ये इंस्टीट्यूट का ट्रेंड रहा है, वो हमेशा उसे जब 1-1.5 साल पुरानी हो जाती है तभी देता है। तो इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, जरा रिकॉल करो भाई साहब। मान लीजिए जिन कंपनी के ऊपर CSR के प्रोविजन लग रहे हैं, अब वो कंपनियां क्या कर रही हैं? गरीबी हटाओ में भी योगदान दे रही हैं, स्वास्थ्य बढ़ाओ में भी योगदान दे रही हैं। ओके, दोनों जगह पर योगदान दे रही हैं। अब सवाल उठा कि आपने जो गरीबी हटाने या पढ़ाने का प्रोग्राम कर रखा है उसका समाज के ऊपर कोई असर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई आपने कहा हम गांव वालों को पढ़ा रहे हैं, गांव वालों को अभी तक साइन करने भी नहीं आते, उन्हें क ख ग नहीं आता, तो तुम पढ़ा क्या रहे हो उन्हें?
तुम क्या पढ़ा रहे हो, सीधा आईआईटी करा रहे हो क्या? नाम लिखना तो आया नहीं अभी तक, तो क्या मैथमेटिक्स की क्लासें लिए जा रहे हो अभी तक? भाई क्या करा रहे हो जब उन्हें नाम लिखना नहीं आ रहा अभी तक? तो फिर तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, लॉ मेकर ने कहा हमें इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से। अच्छा, इंडिपेंडेंट एजेंसी, भाई इतना तो सीएसआर में खर्चा नहीं है जितना इंडिपेंडेंट एजेंसी खा जाएगी। तो इसलिए लॉ मेकर ने लिखा, रुको, हर एक कंपनी को करवाने की जरूरत नहीं है, हर वो कंपनी जिसका एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा रहा है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, केवल उसी को इंपैक्ट असेसमेंट करवाना है। वो भी कौन से प्रोजेक्ट का? उस प्रोजेक्ट का इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी, और वो भी उस प्रोजेक्ट का जिसमें 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का खर्चा किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने खर्चा किया पॉवर्टी पे 1 करोड़, हेल्थ पे 2 करोड़, शिक्षा पे 50 लाख, तो शिक्षा का नहीं होगा, पॉवर्टी एंड हेल्थ का होगा। तो जिस पे भी खर्चा 1 करोड़ रुपए एंड उससे ऊपर हुआ, केवल उस एक्टिविटी का इंपैक्ट असेसमेंट होगा। एंड विच हैव बीन कंप्लीटेड, और उस एक्टिविटी को, उस हरकत को कंप्लीट हुए भी कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए, ताकि तब जाके तो इंपैक्ट नजर आना शुरू होगा ना। भाई अगर आपने पेड़ उगाया तो पेड़ को पेड़ बनने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए 1 साल बाद। ठीक है जी, तो ये है इंपैक्ट असेसमेंट की शर्तें। ठीक है जी, तो वेदर द इंपैक्ट असेसमेंट, अच्छा दूसरी बात, इंपैक्ट असेसमेंट पे कितना खर्चा कर सकते हो, क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट एजेंसी आ रही है तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपी जाएगी, और इंपैक्ट असेसमेंट पे अपना एक्सपेंडिचर कितना बुक कर सकते हो कंपनी, विच शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, और 50 लाख विच एवर इज लेस। यानी कि इंपैक्ट असेसमेंट पे इंडिपेंडेंट एजेंसी को कितना पे कर सकते हो मैक्सिमम पेमेंट, 5% ऑफ द टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर, जो आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर बनता है, और 50 लाख विच एवर इज लेस। तो ये आपका इंपैक्ट असेसमेंट का केस है, उसी के बेसिस पे तीनों सवाल पूछे गए हैं। बताइए, संभाल लेंगे आप? अरे 2% तो सीएसआर है। अरे प्रभु सुनो, 2% नहीं, 2% नहीं, 5%, 5%, 5%, 5%। चलिए, सीएसआर का सेक्शन काफी लेंथी है, यस बिल्कुल ठीक कहा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 65 कैपिटल ए, सेक्शन 65 कैपिटल ए समझना जी। उपकार निधि लिमिटेड was about to hold an AGM on 25th of August 2022 for which the notice of the AGM along with the relevant document as prescribed was sent to all its member including the following। ओ भाई, निधि कंपनी का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग खोल के बैठना। ओके, निधि कंपनी का क्वेश्चन है। अच्छा जी, क्या कहता है निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट, क्या कहता है? पहली बात, क्या कंपनी को नोटिस ऑफ एजीएम सभी मेंबर्स को भेजना है या कुछ गिने चुने मेंबर्स को भेजना है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फिलहाल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है जी, उपकार निधि लिमिटेड वाज अबाउट टू होल्ड एन एजीएम ऑन 25th August 2022 फॉर विच द नोटिस ऑफ द एजीएम along with the relevant document as prescribed was sent to all its member including the following: member individually holding shares with the face value of rupees 800 which amount to 0.16% of the total paid up share capital। ओके, फिर उसके बाद कहता है two member jointly holding shares with the face value of rupees 1600 which amount to 0.32% of the total paid up share capital। okay, third, 42 members which holding individually share with the face value of 600 which amount to 0.12% of the total paid up share capital for the each such member। all the remaining member holding individually more than 1.2% of the total paid up share capital of the company। AGM हुई, the member were not provided with the facility to vote by the electronic mode। In the context of the aforesaid case scenario, please answer whether Upkar Nidhi was required to send the notice of AGM along with the relevant document to all its members। अगर ये क्वेश्चन पूछा तो बहुत ही, मतलब क्या कहूँ, अजीब सा होगा। मुझे लगता है निधि कंपनी के ऊपर अगर तू इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछना चाहता है तो एमसीक्यू में पूछ सकता है।
बट 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी एग्जाम्पशन है उसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन बना देना। बट क्योंकि अंदर का कंटेंट बहुत ज्यादा है तो मुझे केवल 1% शक है कि शायद वो ऐसी हरकत कर दे, तो इसलिए पढ़ के जाना जरूर चाहिए। निधि कंपनी के बारे में एग्जम्पशन क्या है? निधि कंपनी के बारे में कहता है लॉ 136 कहता है, इन द केस ऑफ मेंबर हु डो नॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली होल्ड शेयर्स ऑफ मोर देन 1000 रुपीज इन फेस वैल्यू rupees 1000, who do not hold the share of more than 1000 rupees in face value, और more than, दोनों में more than है, ध्यान रखना, 1% of the total paid up share capital whichever is less। हर वो व्यक्ति इंडिविजुअल निधि कंपनी में जिसके पास नहीं है शेयर ऑफ मोर देन 1000 की फेस वैल्यू और मोर देन 1% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल विच एवर इज लेस से ज्यादा नहीं है, अच्छा, इट शेल बी सफिशिएंट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन। तो माना जाएगा कंपनी सफिशिएंट कंप्लायंस कर रही है। अगर किसी के पास इतना भी नहीं है, मतलब मान लीजिए जो छोटे छोटे शेयर होल्डर हैं, तो इफ केवल इंटीमेशन, इफ एन इंटीमेशन इज सेंट बाय पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, न्यूज़पेपर जो पब्लिक जो वहां उस डिस्ट्रिक्ट में जाता है वहां पर दे दीजिए इंफॉर्मेशन जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, और साथ में ही डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द एजीएम एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रख दीजिएगा ताकि वो इंस्पेक्ट किए जा सकें। अब वो लोग जिनके पास इस लिमिट से ज्यादा है, मतलब मोर देन 1000 इन फेस वैल्यू और मोर देन 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज मोर से ज्यादा है, तो फिर उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए आपको इंडिविजुअली नोटिस भेजना पड़ेगा। ओके, इंडिविजुअली नोटिस भेजना पड़ेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि उपकार निधि कंपनी was required to send notice of the AGM and other relevant document केवल उन मेंबर को जो कि इंडिविजुअली या फिर जॉइंटली औरों के साथ मिलकर कितना होल्ड करते हैं, मोर देन 1000 की फेस वैल्यू या फिर मोर देन 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतना होल्ड करते हैं या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं। कितना? दोबारा बोलो, एक बार रिकॉल करो दोबारा, कितना? मोर देन 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल या मोर देन 1000 की फेस वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर आप इस फिगर को टच कर गए तो आपको इंडिविजुअली नोटिस भेजा जाएगा, इंडिविजुअली नोटिस भेजा जाएगा। बट अगर टच नहीं कर पाए तो केवल आपका नोटिस जो है वो उस एरिया के जो न्यूज़पेपर आता है बस उसमें पब्लिश कर दिया जाएगा और रजिस्टर्ड ऑफिस पे लगा दिया जाएगा। ठीक है जी। तो इन मेंबर को जो इस फिगर को टच करेंगे उनको तो इंडिविजुअली नोटिस जाएगा ही जाएगा। अब मुझे बता दो कि हमारे एग्जाम्पल में कौन कौन इस फिगर को टच कर रहा है। हाँ जी बताइए जी, इनमें से कौन कौन इस फिगर को टच कर रहा है, पहले ये बता दीजिएगा। मेंबर जो इंडिविजुअली होल्ड कर रहा है 800 रुपए और 0.16% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? पहला पॉइंट वाला, पहला मेंबर फटाफट बताइए। एक मेंबर जो इंडिविजुअली होल्ड करता है फेस वैल्यू 800, 1000 रुपए से ज्यादा नहीं है, 1% से नीचे नहीं है टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, अबे जाना, तो तेरे को इंडिविजुअली देने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। अब आइएगा सेकंड पर, चाहे इंडिविजुअली या ज्वाइंटली, टू मेंबर ज्वाइंटली होल्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपए 1600 और 0.32% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब 1000 और 1% विच एवर इज लोअर, जो भी हो जाए, दोनों में से जो भी लोअर हो, तो फिर बताइए दोनों में से जो भी लोअर हो, अगर आप उसे मीट कर रहे हो, अगर आप उसे मीट कर रहे हो तो बताइए इसको इंडिविजुअली भेजा जाएगा या फिर
इसका पब्लिकेशन होगा, बताइए। ना आप 1000 को टच कर रहे हो, ना आप 1% को टच कर रहे हो, आपको इंडिविजुअली नहीं भेजा जाएगा। बट आप इन दोनों में से किसी भी फिगर को क्रॉस कर गए तो आपको इंडिविजुअली जाएगा। भाई 1600 रुपए 1000 रुपए से ज्यादा है ना, तो इंडिविजुअली जाएगा ना भाई, समझ गए? 1600 1000 रुपए से ज्यादा होते हैं ना, तो इंडिविजुअली जाएगा ना मेरे भाई। आगे 42 मेंबर इंडिविजुअली और जॉइंटली दोनों तरफ से देखना है। 42 मेंबर हर एक होल्ड करता है इंडिविजुअली शेयर विद द फेस वैल्यू ऑफ 600। ओ, हर एक 600 होल्ड करता है और 42 मेंबर है, मुझे तो जॉइंटली देखना है, तो 42 इंटू 600 बन गया काम। बताओ इंडिविजुअली या पब्लिकेशन, इंडिविजुअली या पब्लिकेशन? यही तो फंसने वाला था। थर्ड, पढ़ो 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 फटाफट फटाफट। 42 मेंबर ईच होल्डिंग इंडिविजुअल शेयर। भाई साहब लिखा है हर एक अलग अलग शेयर होल्ड करता है, ज्वाइंटली कहां से आ गए? 42 मेंबर ईच होल्डिंग individual share with the face value of 600 which amount to holding 0.12% of the total paid up share capital for each such member। तो मैं इंडिविजुअली देखूं या कंबाइन करके देखूं? तो भाई साहब इसने जॉइंटली लिखा कहां है? इसने जॉइंटली वर्ड कहां लिखा है? समझ आया कॉन्सेप्ट? वर्ड जॉइंटली कहां है? जॉइंटली कहां है? आपने 42 इंटू 600 तो कर दिया, बट जॉइंटली वर्ड लिखा कहां है? लिखा ही नहीं है। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई साहब आप इंडिविजुअली भी देख सकते हो और जॉइंटली भी देख सकते हो, बट जॉइंटली होना तो चाहिए। कंपनी के 1000 बाकी मेंबर्स, कंपनी के 1000 मेंबर है, हर एक के पास 10 शेयर है, तो इसका मतलब वो जॉइंटली है या वो इंडिविजुअली है? लिखा तो वह इंडिविजुअली है। समझ आया? बोलो ना हां। तो भाई साहब बड़ा खतरनाक पेच है। क्लियर? एक तो तुम हां नहीं बोल रहे ना, तो इनको क्या होगा? इनको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस जाएगा थर्ड पॉइंट में। ठीक है, अब आइए फोर्थ पर। फोर्थ सबका बाप है। फोर्थ कहता है ऑल द रिमेनिंग मेंबर्स होल्डिंग इंडिविजुअली मोर देन 1.2%। अच्छा, ये भी इंडिविजुअल है परंतु लिखा है 1.2%। क्या इनको इंडिविजुअली जाएगा या इनको जॉइंटली, या इनको कैसे जाएगा? इंडिविजुअल या पब्लिकेशन? भाई साहब ये भी इंडिविजुअली दिए हुए हैं, पर ये शुक्र है 1.2 हर एक के पास है, तो इनको इंडिविजुअल जाएगा। तो इंडिविजुअल कहां कहां जाएगा बताइए? इंडिविजुअल कहां कहां जाएगा? फर्स्ट और थर्ड के अंदर तो नहीं भेजने की जरूरत, वहां तो केवल पब्लिकेशन करा देना। पर सेकंड और फोर्थ में आपको इंडिविजुअल नोटिस भेजने की जरूरत है। यहां पे इंडिविजुअल जाएगा, यहां पे इंडिविजुअल जाएगा, यहां पर पब्लिकेशन होगा और फर्स्ट में भी पब्लिकेशन होगा। समझ गए कॉन्सेप्ट को? संभाल लोगे आप भाई? संभाल लोगे? बोलो ना हां, बोलो ना हां। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आंसर दिया हुआ है, सारा आंसर दिया हुआ है। 2 मेंबर जॉइंटली होल्ड 1600 रुपए, इनको इंडिविजुअल नोटिस भेजने की जरूरत है।
ऑल द रिमेनिंग मेंबर जो 1.2% से ज्यादा होल्ड करते हैं उन्हें भी इंडिविजुअल भेजना है, तो सीरियल नंबर 1 और 3 को इंडिविजुअल नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ नोटिस बोर्ड पे भी लगता है, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस पे नोटिस बोर्ड पे ही लगता है। अगला क्वेश्चन, रेड लिमिटेड द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। द बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। फाइनेंशियल ईयर 2021 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें क्वेश्चन को ना बार बार टेस्ट में देता रहा हूं, बार बार टेस्ट में मैंने दिया ये घुसाने के लिए दिमाग में कि जब सीएसआर में हम कहते हैं कि 2% लेना है ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स, तो फिर मुझे कौन सा नेट प्रॉफिट देखना होता है, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स। ये बार बार यही चीज दोहराने के लिए मैंने बार बार ये क्वेश्चन आपको बार बार दिया है, अगर आपको ध्यान हो तो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हमेशा आपको लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस बात का ध्यान रख लेना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 5 + 7, अब 3 साल नहीं है 2 साल है, तो 5 + 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 करोड़ का 2%, मतलब 6 दूनी 12, 12 लाख रुपए आपको सीएसआर में कंट्रीब्यूट करने हैं। कैलकुलेशन करके देख लो फटाफट कॉपीज में, समझ आया कि नहीं, 12 लाख निकल रहा है कि नहीं। तो आंसर को प्रेजेंट कैसे करोगे, पहले 135 किसके ऊपर लगता है ये बताओगे, फिर उसके बाद 135 में कंट्रीब्यूशन कितना है 2% का, उसके बारे में बताओगे, फिर 2% की, क्योंकि कैलकुलेशन की संभावना है, प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाओगे उसे प्रॉपर, यानी कि मन में कर दी 12 लाख, ऐसे नहीं होता, प्रॉपर कैलकुलेशन। समझ गए। चलिए, सीएसआर में न्यूमेरिकल और इंपैक्ट असेसमेंट वाला इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है भैया। और एक और चीज इंपॉर्टेंट भी है सीएसआर में, बताता हूं, अभी रुक जाओ पहले मुझे देखने दो क्वेश्चन नंबर अगला देखने दो, आ जाओ 66A। The income tax authority in the current financial year 22 observed during the assessment proceeding a need to reopen the account of the Sun Limited for the financial year 11-12 and therefore filed an application before the NCLT to issue the order to Sun Limited for reopening of its account and recasting the financial statement for financial year 11-12. Examine the validity of the application filed by the income tax authority. 11-12 ओपन करना चाह रहे हो, पिछले कितने अकाउंट्स को ओपन कर सकते हो आप, पिछले 8 साल तक को ओपन कर सकते हो। तो बताइए क्या 11-12 ओपन हो सकता है, क्या 8 साल में आता है या नहीं। और कंपनी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो 8 साल से भी ज्यादा हो सकता है। क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बताओ जी। 8 साल से ऊपर का अगर करना चाहते हो रीओपनिंग तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यहां कोई इन्वेस्टिगेशन है नहीं, तो मैक्सिमम अगर इन्वेस्टिगेशन के बारे में लिखा होता तो ओपन हो सकता था 10 साल पुराना भी, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट तब मेंटेन करने पड़ेंगे। अदरवाइज सेक्शन 128 के अंदर आपको मैक्सिमम प्रीसीडिंग 8 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। तो 8 साल से पहले का खुलवा कैसे लोगे जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं है। तो समझ गए। तो यहां पर 8 साल जो कहा गया है सही है या गलत है, 11-12 का जो कहा जा रहा है सही है या गलत है, गलत है। 22-23 में हम खड़े हैं, 11-12 तो 8 साल से ज्यादा हो गया ना, तो वो गलत है। चलिए, एप्लीकेशन कौन कौन कर सकता है, देखो जी एप्लीकेशन कोई भी पर्सन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी कर सकती है, ये सारे सेबी कर सकता है, अगर लिस्टेड कंपनी है ये सारे में से कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है एनसीएलटी को। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 67, रवि लिमिटेड मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्या यह अलाउ है। 128 में लिखा है एक्रूअल डबल एंट्री, तो फिर यह अलाउ नहीं है। एक्रूअल प्लस डबल एंट्री पे होना चाहिए, तो अलाउ नहीं है।
ठीक है जी। स्टेट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 128 एंड 129 दोनों में सेम पर्सन है, ध्यान रखना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों के लिए एक जैसा ही पर्सन है। कौन है, याद करो। कौन है जी, कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ, और एनी अदर पर्सन जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चार्ज दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट एक तीसरा पार्ट और है इसका, थर्ड पार्ट ये है, स्टेट वेदर अ कंपनी कैन कीप बुक्स ऑफ अकाउंट इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड एक्सेसिबल ओनली आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट आउटसाइड इंडिया मेंटेन कर सकती है, जो कि एक्सेसिबल हो केवल? भाई हम तो ये जानते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन की जाएगी, पर अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर हो तो क्या आउटसाइड इंडिया मेंटेन की जा सकती है? की तो जा सकती है, मगर शर्त यह है कि बैकअप इंडियन सर्वर पे लिया जाएगा। और इंडिया में एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो रूल नंबर किस पे आधारित है? रूल नंबर 3 पे आधारित क्वेश्चन है, रूल नंबर 3। ठीक है, चलिए। सर्वर पर डेली बेसिस में बैकअप आएगा, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे बैकअप आना चाहिए, डेली बेसिस पे बैकअप आना चाहिए। यहां पर डेली बेसिस है, अभी पीरियोडिक को डेली कर देना, डेली। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The Government of India is holding 51% of the paid-up share capital of the Sun Limited. The audited financial statement of Sun Limited for the financial year 17-18 were placed at its AGM held on 31 August 2018. However, pending the comment of the C&AG on the said account, the meeting was adjourned without adoption of the accounts. On receipt of the C&AG comment on the accounts, the adjourned AGM was held on 15th of October 2018. Whereas the account were adopted, therefore Sun Limited filed its financial statement relevant to the financial year 17-18 with the ROC on 12 November 2018. गलत है। Section 137. Examine with reference to the applicable provision whether Sun Limited has complied with the statutory requirement. बताइए 137 के रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे एक बात बताइए। आपकी AGM हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुई, फिर एडजर्न हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुई, फिर एजीएम हुई, एडजर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो गई। कितनी बार फाइल करने पड़ेंगे आरओसी के पास? 137 कितनी फाइलिंग होगी? 2 एडजर्नमेंट हुई है, एक ओरिजिनल है। कितनी बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी? पहली ओरिजिनल मीटिंग, फिर एडजर्न्ड, फिर एडजर्न्ड। कितनी बार? द आंसर इज 3 बार। जो एडॉप्ट हो गई है वो फाइनल सबमिशन माना जाएगा, बाकी 2 बार प्रोविजनल सबमिशन माना जाएगा। बाकी 2 बार प्रोविजनल और 1 बार फाइनल हो गया, समझ गए? तो 3 बार सबमिशन होना चाहिए 137 के अंदर। 137 के अंदर तो कंपनी ने तो 1 ही बार फाइल किया है, तो क्या कंपनी सही है या गलत है? कंपनी गलत है। तो 137 के सारे प्रोविजन को लिखकर कंक्लूजन लिखना जी। कंक्लूजन क्या लिखेंगे? सन लिमिटेड हैज नॉट कंप्लाइड विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, इवन दो एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उन्होंने सही फाइल किया है, बट प्रोविजनल फाइल नहीं की है, तो यहां पर गड़बड़ की है। आगे बढ़ते हैं। ओहो, फॉर्म लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द शूज for kids. It is required to hold its AGM for the financial year ended 31 March 2024 by 30 September 2024. How due to internal dispute among the director, the company was unable to convene the EGM. Explain the relevant provision with respect to filing of the financial statement. बताओ जी, अगर AGM नहीं हुई तो फिर क्या मुझे फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि या तो एजीएम से फाइल करनी पड़ेगी 30 डेज के अंदर, या फिर लास्ट ड्यू डेट ऑन विद द एजीएम इज हेल्ड, इट शुड हैव बीन हेल्ड, वहां से 30 डेज के अंदर फाइल करनी पड़ेगी। ठीक हो गई इतनी बात भी? क्लियर हो गई इतनी बात भी? चलिए,
विद रीजन ऑफ नॉट कंडक्टिंग द एजीएम भी देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है अनन्या, परफेक्ट परफेक्ट। लो जी, ये सारे क्वेश्चन आपके शायद खत्म हो गए हैं अब। अच्छा, आंसर विद रिगार्ड टू सेक्शन 135, ये 135 पे मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, जरा एक बार देख लीजिएगा। 135 पे बने हुए हैं। कंप्यूट द मिनिमम अमाउंट दैट मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन अकाउंट ऑफ द सीएसआर फॉर द ईयर 22-23। एमएफएल वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 2020। नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आर। लो जी, बताइए फटाफट बताइए। कितना? 58 डिवाइडेड बाय 2, 29 का 2%, कितना आया? 29 दूनी 58, 0.58। इतनी बात तो क्लियर, बड़ा ही सिंपल था। कैन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बी एंगेज फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सीएसआर प्रोजेक्ट? implementation of CSR, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? Yes, an international organization may be engaged for implementation of the CSR project, but engagement will be restricted to कहाँ तक? Design, monitoring and evaluation of the CSR project or program as per its CSR policy as well as for capacity building of their personnel। यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंगेज की जा सकती है, बट वो केवल हेल्प करेगी आपको ट्रेन करने का, रियलिटी में काम वो नहीं करेगी, ध्यान रखना, रियलिटी में काम वो नहीं करेगी। अब आपको एक और चीज सीएसआर के अंदर पढ़ के जानी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या? पहली बात आपको ध्यान से पढ़ के जाना है कि अगर सीएसआर का 2% बनता है 5 करोड़ और एक्चुअल में स्पेंड हुआ 3 करोड़ या फिर एक्चुअल में स्पेंड हुआ 6 करोड़, तो उनका ट्रीटमेंट क्या होता है जरूर करके जाना, जरूर करके जाना। 135 के अंदर ये पॉइंट जरूर करके जाना कि अगर शॉर्टफॉल है या एक्सेस है, दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा। शॉर्टफॉल के अंदर भी अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अंदर क्लासिफिकेशन कर रखा है, जरूर 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 करके जाना इस क्लासिफिकेशन को। ठीक है, बात समझ गए? ये पॉइंट जरूर करके जाना। दूसरी बात, नाफरा पे क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, आने की संभावना है। नाफरा के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है नाफरा की पावर्स से ऊपर। मैंने अगर एक चीज गौर की हो, एक चीज आपने गौर की हो तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इस पे कवर किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 68A तक, क्योंकि मैं आज की क्लास शुरू होने से पहले जब मैं काम कर रहा था तो मैं यहीं तक कर पाया था। एक्चुअल में मुझे इस पे अकाउंट्स ऑफ कंपनी खत्म होगा क्वेश्चन नंबर 70 पे जाके, 70 या 72 पे जाके। तो जो मैं बोल रहा हूं वो क्वेश्चन मुझे कल बनाने हैं, अभी तक आए नहीं हैं, अभी तक आए नहीं हैं। इस पे वो जो क्वेश्चन कल आएंगे, जो कल बना के दूंगा आपको, अभी तक टच नहीं किए हैं एग्जामिनर ने, मगर कल मैं बना के दे रहा हूं। कल नाफरा और सीएसआर के ऊपर ही आएंगे। कल मेरे और कौन से टॉपिक कवर होंगे बता देता हूं। कल का दिन मेरे जो टॉपिक्स कवर होंगे वो होगा डिविडेंड कवर होगा मेरा, और मेरा ऑडिट एंड ऑडिटर कवर होगा। तो ये 2 हैवीवेट चैप्टर खत्म होंगे कल मेरे। मैं सोच रहा था फ्राइडे को ये बैच खत्म होगा, बट ये सैटरडे को खत्म होगा। सैटरडे लास्ट डे होगा मेरा, और तो कल ये वाले टॉपिक्स खत्म होंगे। फिर उसके बाद मेरे पास कौन से टॉपिक्स रह गए हैं?
उसके बाद मेरे पास रह जाएंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, प्रोस्पेक्टस, शेयर्स, चार्ज। ये मेनली बस ये टॉपिक, 4 टॉपिक रह गए होंगे, ठीक है। चलिए, और एलएलपी और डिपॉजिट। हाँ अरे यार, एलएलपी एंड डिपॉजिट। हमारा डे कौन सा है आज? आज हमारे पास कौन सा डे है? थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओहो, अपने पास 2 दिन है बस, 4th डे है। मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं जो प्रोस्पेक्टस और शेयर्स पे आधारित क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करने को दे दूंगा, उन पे क्वेश्चन बना दूंगा आपको, वो खुद कर लोगे, चल जाएगा वो चल जाएगा। संडे को मैं हूं नहीं, एक्चुअल में संडे को मैं बाहर हूं, मैं संडे को तभी नहीं ले पा रहा। एलएलपी पे मैं आपको दे दूंगा। एलएलपी के तो क्वेश्चन बड़े इजी हैं, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा जितना डिपॉजिट तो मुझे ही कराना है, डिपॉजिट तो मुझे ही कराना है। शेयर्स और प्रोस्पेक्टस और एलएलपी के मैं तुम्हें दे दूंगा, तीनों बड़े प्लेन वनीला हैं, दिक्कत नहीं आएगी। डिपॉजिट मुझे ही कराना है और देखते हैं, चलो बताता हूं। फिलहाल कल ऑडिट एंड ऑडिटर करना है और डिविडेंड करना, और डिविडेंड के ऊपर जो एक क्वेश्चन बनाया है, अरे तुम कहोगे पोपली सर ये तुमने क्या कर दिया, ऐसा क्वेश्चन बनाया है और आने की संभावना बहुत ज्यादा है अगर वो फ्री रिजर्व्स में से डिविडेंड की कैलकुलेशन पूछता है। चलिए, थैंक यू।